देखो एक बार हम लोग फिर से आ गए हैं। अभी अपना फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सेगमेंट चल रहा है, बहुत अच्छा सा। और उम्मीद करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी बहुत सबको समझ में आ गई। हम जानते हैं पूरा समझ में नहीं आया होगा, और पूरा समझ में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जो परेशानी आएगी वो हमसे पूछोगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन डाल डाल के, तभी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, झूठ मत बोलना अपने आप से, हमसे तो बोल ही सकते हो। तो आज जो हम सेगमेंट लेकर के आए, बोर्ड पे देखो लिखा हुआ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो और भी सेगमेंट्स हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए चुने हैं कि ये आप लोग सब पढ़ के आए हो। और ये हिंदी वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप कह लो, द्विघात समीकरण भी कह लो। तो दोनों लोग जो सुन रहे हो, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन प्रीच करें, कंसेप्ट आपको दें, हमने जो पाया वो आपको बांटे। तो उसी के तहत जो है हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। तैयार हो सभी? कॉपी पेन और दिमाग थोड़ा सा कम से कम 10-15 मिनट के लिए ले करके यहाँ बैठो। अगर 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो हुई तो फिर कॉपी पेन को साइड रख देना, ठीक है ना। लेकिन सुनना जरूर। चलो ठीक है, तो टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसको आप लोग सबको ही पढ़ के आए हो, थोड़ी बहुत तो पढ़े होगे, है ना, क्योंकि आप लोग स्कूल को भी क्रॉस किए हो, क्लास 10 को क्रॉस किए हो, तो जरूर थोड़ा बहुत तो जिक्र आया ही होगा। क्योंकि हमको याद है जाता है कि 6-7 से वो इक्वेशन आने लगता है, फिर धीरे धीरे 9-10 में पॉलिनोमियल्स के बाद ये सब आने लगता है। तो मेरा मेन मकसद है ना इसको समझाना आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसकी एप्लीकेशन कहाँ फिजिक्स में होती है, बहुत जगह आपको इक्वेशन निकालने में इसकी यूज हो जाएगी। तो इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले थोड़ी बहुत बात हम लोग तेजी से कर लेते हैं। कांस्टेंट, इसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की। बताओ कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू कभी ना बदले। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जो 4 की वैल्यू 4 मान रखी है, क्या उसकी वैल्यू आगे चल के कभी 5 हो जाती है क्या? नहीं, बोलो, नहीं होगी। तो जितने भी नंबर हैं वो सारे कांस्टेंट हैं, और जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड अगर यूज किए जाते हैं उनको जब तक लिखा नहीं जाए तब तक वो कांस्टेंट नहीं होंगे। जैसे देखो अपन कुछ लिखते हैं, ये 1 कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, जितना भी नंबर है सारा कांस्टेंट है। इवन √2 ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और कांस्टेंट में बताओ, कुछ फिजिक्स की जिक्र करें अपन तो g का वैल्यू, अरे ये भी तो कांस्टेंट है। फिर बोलोगे कि ये g तो अल्फाबेट है सर, लेकिन इसकी वैल्यू तो कुछ है ना, तो इसकी वैल्यू एक फिक्स है, तो वो भी तो कांस्टेंट है। आप बात करें, बहुत सारे कांस्टेंट है। एक इलेक्ट्रोस्टैट में भी कांस्टेंट आता है के, जिसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट फिक्स होती है, 9 × 10⁹ के टर्म में आती है, होती है कि नहीं? बोलो, क्लियर है ना। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी आपका कोलम्बियन कांस्टेंट है। तो ये सब तो जान ही रहे हो। कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट तभी कांस्टेंट होगा जब उसके बारे में कुछ लिखा रहे कि हाँ भाई इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है। क्लियर है ना। बहुत सारे कांस्टेंट सुनने के लिए मिलेंगे। एक कांस्टेंट और सुनाता हूं आपको, इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं म्यू, ठीक है ना। तो मैग्नेट में मिलेगा परमिएबिलिटी, ये जो ई नॉट ऐसा दिख रहा है इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सब इस सब की कुछ ना कुछ एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। बहुत सारे कांस्टेंट, जैसे ओम्स लॉ की बात करोगे वहां पर भी आपको एक कांस्टेंट मिलता है। बोलो कौन? ये ऐसा कुछ मिला था, ये ऐसा कुछ मिला था, तो वहां पर ये आर क्या था? कांस्टेंट ही ना था। बोलो हाँ कि नहीं। अब ये मत बोलना कि अल्फाबेट कांस्टेंट नहीं होता, अल्फाबेट भी कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका आपको डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि उसकी स्टेटमेंट रहे कि हाँ भाई ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कांस्टेंट समझ में आ गया। फिजिक्स को जोड़ करके हमने आपको बताया कि कांस्टेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला बात, नंबर कांस्टेंट हो सकता है, अल्फाबेट भी कांस्टेंट हो सकता है। कब? जब अल्फाबेट के बारे में लिखा रहे कि यहाँ पर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू की बात करो तो यहाँ पर म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एप्सिलॉन की बात करो, यहाँ पर एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इससे पता चलता है आपको कि V/I की वैल्यू कम टेम्परेचर के लिए
कुछ उसके मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें आप जा रहे हो, तो V अपॉन I की वैल्यू कम टेम्परेचर के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है, जो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस। तो ये भी एक कांस्टेंट ही है, क्लियर है ना। और बहुत जगह कांस्टेंट यूनिट भी होता है। देखो सिंपल सी फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लगता था KMA, याद करो क्लास 9th के लॉज ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू KMA। फिर यहाँ बताया जाता था कि भैया K का वैल्यू 1 होता है ना, क्लियर। तो यहाँ पर ये K एक अल्फाबेट है, इट इज ए कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू किसी खास नंबर के बराबर है, क्लियर। चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट तो समझ में आ गया। कांस्टेंट का मतलब कैसे याद रखोगे, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है भाई, तो वेरिएबल ये चीज है जिसकी वैल्यू बदले। एक बात बताओ कि आप सभी मैथ बना करके आए हो स्कूल लेवल पे, तो कितनी दफा x की कितनी वैल्यू निकली है। कभी x की वैल्यू 5 इयर्स निकल जाती थी, कभी x का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर निकल जाता था, कभी x की वैल्यू 6.66 मीटर पर सेकंड निकल जाता था। तो एक से एक x का अलग अलग वैल्यू है, बहुत जगह वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग है ना। तो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो वेरिएबल होता है। अब इस वेरिएबल में भी दो वेरिएबल हो सकते हैं आपको तेजी से एकदम, डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, दो तरह की वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एकदम एकदम छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे हैं। सबसे पहले आओ इस इंडिपेंडेंट को पकड़ो। अगर किसी ने कह दिया x, किसी ने कह दिया y, किसी ने कह दिया अल्फा, किसी ने कह दिया बीटा, किसी ने कह दिया गामा, है ना, तो बहुत सारा, किसी ने कह दिया थीटा, तो ये सारे जो वेरिएबल हैं ये सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये सारे वेरिएबल कैसे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनका वैल्यू जो है, ये वेरिएबल तो है, ठीक है, लेकिन ये अपने वैल्यू के लिए किसी और पे निर्भर नहीं है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर हम लिख दें y एक वैल्यू है, y एक वैल्यू है, y इज अ वैल्यू दैट डिपेंड अपॉन 2f(x), दैट डिपेंड अपॉन 2(x), मतलब कह दो कि y एक वैल्यू है और जो कि x के डबल पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन 2(x). तो इन सच केसेस देखो क्या होगा, x की जितनी वैल्यू होगी, x की जितनी वैल्यू होगी उतना ही y का वैल्यू होगा। अगर x की वैल्यू तुम 0 रख लो तो y विल बी 0, अगर x की वैल्यू 1 रख लो तो y विल बी 2, x की वैल्यू 3 रख लो y विल बी 6। और भी बता दूं, थोड़ा एक ऐसा ले लो, x की वैल्यू 1/2 रख लो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कुल मिला के आप देखो कि x के हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल सामने आ रहे हैं। ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये इस x की वैल्यू पर कौन डिपेंड कर रहा है, y कर रहा है, और इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो y कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्लियर है, y कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x यहाँ पर कौन सा है, इंडिपेंडेंट। तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपने पास कांस्टेंट का कंसेप्ट आ गया, थोड़ा सा वेरिएबल का कंसेप्ट आ गया, थोड़ा सा, थोड़ी सी बात करें, थोड़ी हिंदी की बात करें। कांस्टेंट की हिंदी क्या हो जाएगी, अचर, और वेरिएबल की हिंदी क्या हो जाएगी, चर। अब देखो चर और अचर समझना बहुत आसान है। कभी कभी घर में आप घूमने फिरने निकलिएगा तो घर में सुनने के लिए मिलेगा, कहाँ चरने जा रहे हो, ठीक है ना। तो चरना मतलब क्या, घूमना, मतलब आप फिक्स नहीं हो, आप वेरिएबल हो। तो चर का मतलब वेरिएबल और अचर मतलब फिक्स, ठीक है ना। तो कांस्टेंट, तो एक चीज तो सीख गया आज। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं, इक्वेशन कैसे बनता है। तो जो भी इक्वेशन होगा ना, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इक्वेशन बनता कैसे है, जब आप कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ रिलेट करते हैं,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन का यूज करके, तो वो एक इक्वेशन बनता है। और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसा होता है, एकदम याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तब तक इक्वेशन नहीं होगा जब तक इक्वल टू आप 0 ना लिखें, याद रहेगा ना। अगर हम 0 नहीं लिखते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और इक्वल टू 0 दे दी तो वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहला मुद्दा आप देखोगे इसमें पहले कौन कौन चीज है, सब कुछ हम लोग कौन कौन सी चीजें सबको क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन सा है इसमें, अगर वेरिएबल की बात करें तो कौन सा है, एक्स पे ही है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है। और जैसे ए को डिफाइन करोगे तो ए को क्या कहोगे, ए को कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है। बी को डिफाइन करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो सी को अगर कोई डिफाइन करेगा तो ये हो जाता है कांस्टेंट, मतलब ए जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना है, बी जो एक्स के साथ गुना है, और सी कांस्टेंट। क्लियर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल की, ये वेरिएबल यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्या होता है कि डिग्री जो होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होना चाहिए, 2। डिग्री क्या बताता है, इसको नीचे लिख देते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री बेसिकली वही है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि देखो अब डिग्री 2 रहने का क्या मतलब है, सबका मीनिंग है। सबसे पहले देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानोगे, तुम देखोगे कि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। उसके बाद अब इस 2 रहने का क्या मतलब है, इस 2 रहने का मतलब है कि इस x वेरिएबल की, जो वेरिएबल इसमें x है, उसके नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब x की जो वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम आप 2 निकाल सकते हैं। कितनी निकाल सकते हैं, x की 2 वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये कैसे पता चला, तो बस इसका x को देखो, इक्वेशन देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर देख लेंगे कि वेरिएबल की 2 है, और वो याद रखना पॉजिटिव पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो उससे क्या पता चला कि डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 हो गया। डिग्री ऑफ इक्वेशन यदि 2 है तो उससे क्या पता चला, तो वेरिएबल यानी x की कितनी वैल्यू निकलेगी, सबसे ज्यादा 2 वैल्यू निकलेगी। कितनी वैल्यू निकलेगी, सबसे ज्यादा 2 वैल्यू। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि भाई 2 वैल्यू कैसे निकालो, ठीक है। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार फिर से रिमाइंड कर लो एक बार फिर से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इक्वेशन होते हैं, वैसा इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, कैसे पहचानोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम फटाक से बोल देंगे कि वेरिएबल जो कि x है यहाँ पर, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद इस हाईएस्ट पावर 2 होने का क्या मतलब है, तो इससे पता चलेगा कि इसकी डिग्री 2 हो गई। अब डिग्री 2 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितना फाइंड कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना है भाई, कि x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम कैसे फाइंड करें। तो सबसे काम करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैसे फाइंड करें। अब इसमें हम लोग आ गए, तो मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक काम करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो मेथड अपना क्या है, सुटेबल मेथड तो सब लोग नाम सुने होंगे, एक
पता नहीं फैक्टराइजेशन का स्पेलिंग सही है या गलत है, अपने अपने डिक्शनरी में देख लेना। ये फैक्टराइजेशन हमने लिखा, ठीक है ना। पहला मेथड ये, आई थिंक ये एज होना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड अपन कर रहे हैं, इसमें करते क्या है, तो देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है। हमको लगता है कि जितने भी लोग देखोगे मुंह से बना दोगे तेजी से, फटाक से लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर लिखा हमने 5x प्लस 6, एकदम कहो कि एकदम हलवा वाला है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो देखने से तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एकदम देख पा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, एकदम सबसे पहला काम, मिडिल टर्म को आप तोड़ लो। मिडिल टर्म को क्या करोगे, तोड़ लोगे। फैक्टराइज करने का नियम है कि मिडिल टर्म जो होती है ना, वो बीच वाली, ये इसको आप तोड़ दीजिए। इसको कैसे तोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्विवेलेंट टू 0। अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, x को कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो x प्लस 3, 2 कॉमन कर लोगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। नो, x प्लस 2 जो नॉन कॉमन टर्म था उसको एक साथ लिख लेंगे, और जो कॉमन हुआ उसको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ से, x प्लस 3 इक्विवेलेंट टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा करते हैं ऊपर ही मिटा लेते हैं, ये सब क्वेश्चन सब लिख लेना है। तो अभी क्या करोगे, एक बार x प्लस 2 इक्विवेलेंट टू 0 और एक बार x प्लस 3 इक्विवेलेंट टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक बार -2 आ गई और x की वैल्यू -3 आ गई। तो कुल मिला के देखो अपना x का 2 वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो कौन सी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आया था, तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्विवेलेंट टू 0। तो इसी की वैल्यू जो हमने करी थी फैक्टराइज करके, तो ये वैल्यू आई, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपना वैल्यू हो गया, क्लियर है ना। तो यही अपना फैक्टराइजेशन का मेथड है। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैं दे दूं, आप कर लोगे इसको, थोड़ी सी होमवर्क लिख लो एक आध क्वेश्चन। क्या दे दूं, क्या दे दूं, तो मतलब देखो 2-3 क्वेश्चन लिख दिए, इसको प्रैक्टिस करना एकदम फैक्टराइजेशन वाला मेथड से, जैसे बताया कि बीच वाले टर्म को तोड़ना है, ठीक है ना, और उसके बाद कॉमन करके अपना वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन यदि देखो जिसको फैक्टराइजेशन में यदि किसी को परेशानी हो, तो एक और मेथड है, उससे भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर से एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जो मेथड है, ये एकदम फार्मूला बेस्ड मेथड है, इसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बस हो जाएगा। पॉइंट तो याद है, 2-3 चीजें पहले पॉइंट कर लो। पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, इससे लिख लो, ठीक है ना। ये ए हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ ए हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितनी हो गई, बी हो गई, और कांस्टेंट टर्म ये कितना हो गया, सी हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, बी हो गया, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, सी हो गया। अब आपको क्या करना है, एक वैल्यू निकालनी है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट, सब में एकदम डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। याद रखना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आप कैलकुलेट करोगे, तो 3 स्टेज की चीजें हो सकती है। अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए, सेकेंड
अगर d इक्वल टू 0 आ जाए, थर्ड अगर d लेस देन 0 आ जाए, अगर d लेस देन 0 आ जाए, ठीक है ना। इन तीनों केसेस में क्या क्या हो जाएगा, जैसे d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो इसमें जो रूट्स निकलेंगे, जो कि x की रूट्स निकलेंगे, रूट्स बार बार बोल रहे हैं, रूट्स सुनना क्या है, ये x की वैल्यू होगी, वेरिएबल की वैल्यू होगी, याद रहेगा ना। रूट्स क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू, जो हम लोग फैक्टराइजेशन में x की वैल्यू निकाले थे ना, वही यहाँ पर हम लोग रूट्स कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे d ग्रेटर देन 0 होगा तब देखो, चूंकि x का दो वैल्यू निकल रहा है, कितना वैल्यू निकल रहा है, दो वैल्यू, तो हम लोग पहले x की वैल्यू को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, x की वैल्यू कितनी होती है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2, ठीक है। अगर d इक्वल टू 0 है तो x की जो दो वैल्यू निकलेगी दोनों सेम हो जाएगी, x की जो वैल्यू निकलेगी दोनों सेम हो जाएगी, किसके बराबर, तो -b अपॉन 2a। और यदि लेस देन 0 आ गया, यदि लेस देन 0 आ गया तो इस केस में क्या करोगे, इसमें x की वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है ना। हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, क्रॉस लगा दो, इससे ज्यादा क्लियर कुछ नहीं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं निकल पाएगी। तो जब इसमें होगा, चूंकि हम बता चुके हैं x की दो वैल्यू निकलेगी, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। अगर बीटा की बात करें तो वो हो जाएगा -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। और इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा सेम हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन 2, ठीक है ना। अब बाकी इस केस में तो काम ही खत्म है, x की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। क्लियर है ना, क्लियर है। एक बार रिकैप फिर से कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगराइज कर लेंगे, भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है उसको लिख दो, x का कोफिशिएंट कौन है उसको लिख दो, कांस्टेंट टर्म कौन है लिख दो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है हमको, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लो, तो देखोगे यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, इक्वल टू 0 आ गई और लेस देन 0 आ गई, तीनों ही केस में, तो याद रखना वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 में निकलेगा, बाकी लेस देन 0 वाले में वैल्यू नहीं निकलेगा। जो इक्वल टू 0 है उसमें जो x की दो वैल्यू निकलेगी दोनों सेम निकलेगा, और जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसमें जो x की वैल्यू निकलेगा वो दोनों अलग अलग निकलेगा। क्लियर है। तो रूट इसमें निकलेगा, इसमें निकलेगा, इसमें रूट नहीं निकलेगा। क्लियर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल पे इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। तो देखो हम दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक में हमको दिखाना है कि d ग्रेटर देन 0 और एक में दिखाना है d इक्वल टू 0। तो देखो भाई पुराना इक्वेशन अपन लिख रहे हैं ऐसा करके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहले इसको देखो, इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपको मतलब मान के चलो कि ग्रेटर देन 0 की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की। सबसे पहला काम क्या करोगे, a की वैल्यू कुछ नहीं दिख रहा तो भैया 1 दिख रहा, b की वैल्यू x के साथ कौन गुना है 5, c के प्लेस पे कौन है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप सब हमसे ज्यादा तेज हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac कर लेंगे और b का स्क्वायर 25 हम कर लेंगे, 4 के साथ a का वैल्यू 1 रख लेंगे और c को 6 लगा देंगे। तो देखो 25 माइनस 24 मिलके हो गया 1। यार d 1 निकल रहा है, पता चल रहा है ना कि पॉजिटिव है, बोलो हाँ। हाँ क्लियर है, चलो ठीक है। अब d पॉजिटिव है भैया, हम खुश हो गए, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। आपको याद करना होगा हम क्या लिखे थे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक लिखा था हमने बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देख लो माइनस बी माइनस और b का वैल्यू 5, इधर में रूट डी लगा दिए, ठीक है। अब रूट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। a की वैल्यू कितनी है 1 है, इधर बीटा के काम करें तो -5 -1 2 into 1,
-4/2 इधर -6/2। तो कुल मिला के देखो इसका कितना हो गया, -2 अल्फा निकल गया और -3 बीटा निकल गया। देखो प्रीवियस इक्वेशन में जो हम निकाले थे ऐसा ही निकाले थे ना आंसर। तो अभी समझ रहे हो ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, और देखो हम दिखा रहे हैं कि b > 0 है तो x की जो दो वैल्यू निकलनी है, x नॉट कोई भी वेरिएबल की जिसपे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड कर रहा है, तो अल्फा बीटा दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेकर के आते हैं जिसमें कि आपका अल्फा बीटा सेम निकले। कब? जब डी 0। इस बार जब हम लिख रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि मतलब इसमें आपको पता चल जाए कि भाई डी का वैल्यू 0 हो तो वेरिएबल सेम आता है। चलो देखो, a का वैल्यू x² के साथ जो गुना है 1 हो गया, b का वैल्यू x के साथ जो गुना है 4 हो गया और कांस्टेंट टर्म c हो गया। d का वैल्यू जब आप निकालें तो b का स्क्वायर 16 -4 × 1 × 4, c का वैल्यू 4 है। 16 -16 0 हो गया। अब आप अल्फा का वैल्यू निकाल लें, -b/2a कर लो। यहाँ पर -b + √d/2a कर लो तो देखो क्या होता है, -b -4 + √d का वैल्यू 0, 2 × 8 -4/2, ये -2 आ गया। ठीक है, बीटा की वैल्यू -b -√d/2a। अब -4 -√0/2 × 1 -4/2, ये भी तुम्हारा -2 आ गया। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि अल्फा = बीटा = -2 आ गया। तो जब b = 0 हो तो x का वेरिएबल का जो दोनों वैल्यू दोनों सेम आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगभग यही सब बेसिक पढ़ना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।